कंप्लीट किया था ट्रांजिशन तक का। यहाँ तक हो गया था ना। अगर किसी का कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। होम, इंसर्ट, डिजाइन और ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ट्रांजिशन का क्या काम है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन के बाद हम जिस स्टेप में आगे जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। मेन काम उसका एनिमेशन का जो भी आता है पावर पॉइंट के अंदर वो उसी टैब में है, ठीक है। तो जिसको अपना ट्रांजिशन का कंसेप्ट क्लियर होगा वो एनिमेशन भी आराम से समझ जाएगा। एक छोटा सा यहाँ पर डेमो, एक पीपीटी बना के देखेंगे। सो लास्ट हमने अपना पावर पॉइंट कंप्लीट किया था ट्रांजिशन तक का। यहाँ तक हो गया था ना। अगर किसी का कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। होम, इंसर्ट, डिजाइन और ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ट्रांजिशन का क्या काम है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन के बाद हम जिस स्टेप में आगे जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। मेन काम उसका एनिमेशन का जो भी आता है पावर पॉइंट के अंदर वो उसी टैब में है, ठीक है। तो जिसको अपना ट्रांजिशन का कंसेप्ट क्लियर होगा वो एनिमेशन भी आराम से समझ जाएगा। एक छोटा सा यहाँ पर डेमो, एक पीपीटी बना के देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले आपको समझना है जैसे ट्रांजिशन क्या होता है ऐसे ही एनिमेशन क्या होता है, ठीक है। एनिमेशन और ट्रांजिशन में दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो क्या है कि ट्रांजिशन होते हैं स्लाइड के लिए और एनिमेशन होते हैं कि आपने उस स्लाइड के अंदर क्या ऐड कर रखा है और उस चीज को आप स्क्रीन पे कैसे दिखाना चाहते हो, ठीक है, एनिमेशन के थ्रू। वो सारा का जो काम है वो हमारा एनिमेशन के थ्रू। अब जैसे ही हम एनिमेशन के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर सारी चीजें लगभग डिसेबल है, ठीक है। वो एक्टिव कब होंगे जब आप किसी स्लाइड के ऊपर किसी चीज को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इसी फर्स्ट डिफॉल्ट स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स था, उसमें जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर एनिमेशन एक्टिव हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, प्रॉपरली अभी बाद में देखेंगे बना के। मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक छोटा सा टेक्स्ट ऐड किया। वेलकम टू हार्ड, ठीक है। अभी अगर मान लो हम इस टेक्स्ट को, इस स्लाइड को F5 करके जैसे स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं तो इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि एक तो हमने ट्रांजिशन यूज नहीं किया, वो स्लाइड को अट्रैक्टिव बना देता, उसकी एंट्री को अट्रैक्टिव बना देता। दूसरा, हम स्क्रीन पे जैसे ही इस टेक्स्ट मान लो आता भी है तो हम उसको भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, किसी कॉर्नर से वो रोटेट होके आए, जूम इन जूम है, इस तरह काफी सारे हैं, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को भी हमें स्क्रीन पे क्या है, एंटर होता हुआ दिखाना है और एग्जिट होता हुआ दिखाना है। तो कई तरह की टाइप ऑफ एनिमेशन है। जैसे आप किसी भी चीज को एज ए टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, हम इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ना कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एनिमेशन को डालने के लिए आपने जो स्लाइड पे चीजें बना रखी है इंडिविजुअल आपको वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया अपना पूरा टेक्स्ट एज ए बॉक्स। तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट किया आपका एनिमेशन के अंदर ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे सारे। सेकंड थी, अब एनिमेशन भी 3-4 टाइप के होते हैं। अब स्टाइल में जैसे आओगे एनिमेशन कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर आपको 3 तरह के मेनली एनिमेशन मिलेंगे। एंट्रेंस, ये जितने भी ग्रीन आइकन में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं ये किसी भी चीज की स्क्रीन पे एंट्री के लिए है, तो आप उस चीज की एंट्री कैसे होते हुए स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, ठीक है। और इसी के थर्ड पार्ट में आ जाता है एग्जिट का। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो वही सेम ऑप्शन, ठीक है, एग्जिट की फॉर्म में दे रखे हैं। अब जो चीज आपने स्क्रीन पे एंटर होते हुए दिखाई है अगर आप उसको एग्जिट होते हुए भी दिखाना चाहते हो तो सेम अपोजिट टाइप का एनिमेशन आपको वहां चाहिएगा, तो वो एग्जिट की फॉर्म में आपको दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड रह गया सेकंड टाइप का। अब ये है एम्फेसिस, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ये भी एनिमेशन ही है।
इन एनिमेशंस का हम वहां यूज करते हैं जब आपको कोई चीज स्क्रीन पे कुछ टाइम के लिए रोक के रखनी है और वो जिस टाइम पे स्क्रीन पे रहे उस टाइम पे वो एनिमेशन के साथ रहे, ठीक है, तो वो आपके एनिमेशन यहाँ रहेंगे एम्फेसिस सेकंड टाइप की कैटेगरी में। एक और होता है हमारा, काफी कॉमन है, वो भी मोशन पथ। मतलब फोर्थ टाइप का जो एनिमेशन टाइप है आपके पास वो मोशन पथ है। किसी भी चीज की मूवमेंट आपको अगर दिखानी है, इसको अगर एक एग्जांपल में ले तो आपने न्यूज टीवी पे कॉमन है, देखते होगे, तो नीचे जैसे एडवर्टाइजमेंट चलता है वो टेक्स्ट स्क्रॉल होता है ना, तो वो क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स ही बनाया गया है, उसको एक एनिमेशन दिया गया है। एनिमेशन कौन सा? मोशन पथ का, कि भाई वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलता रहे, ठीक है। तो किसी भी चीज को डायरेक्शन वाइज अगर आपको एनिमेशन देना है तो उसके लिए फोर्थ टाइप का एनिमेशन हमारे पास होता है मोशन पथ की कैटेगरी में। अभी फिलहाल हमारे को क्या चाहिए कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे हमारा स्क्रीन पे स्लाइड आए तो मैं इस टेक्स्ट की स्क्रीन पे एंट्री होता हुआ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंट्रेंस पे गए और यहां हमने ले लिया फ्लाई इन का ले लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा है, या फ्लोट इन का ले लो, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। जैसे अप्लाई करोगे तो वो यहाँ पर आपको इफेक्ट भी उसका दिखाई देगा, ठीक है। अब जो भी एनिमेशन आप किसी भी चीज के ऊपर डालोगे तो एक आपको यहाँ नंबर मिल जाएगा, वो एक नंबर इंडिकेशन है कि इस स्लाइड पे ये जो आपका कंटेंट है इसके ऊपर एक एनिमेशन डल चुका है, ठीक है। नंबर 1 का मतलब है एक एनिमेशन डल चुका है। एनिमेशन की दूसरी खासियत क्या है कि आप एक ही चीज के ऊपर एक से ज्यादा एनिमेशन डाल सकते हो। अभी जैसे हमने इसकी एंट्री दिखाई है, तो जिस टाइप का हमने एनिमेशन एंट्री के लिए लिया है उसके अंदर भी आपके पास वेरिएशन है, चेंजेस है। इफेक्ट ऑप्शन में आओ, जो भी आप एनिमेशन चूज करोगे उसके अंदर कुछ अगर आपको चेंजेस रिक्वायर्ड है डायरेक्शन वाइज, तो सबसे पहला है इफेक्ट ऑप्शन। तो अभी जो हमने एनिमेशन डाला है वो बॉटम टू अप जाए या टॉप टू बॉटम आए, ये हमने कर दिया। तो ये इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। वो आपकी चॉइस है, आप कैसा दिखाना चाहते हो। तो अभी फिलहाल हमें चाहिए है टॉप टू बॉटम, क्योंकि हमें एंट्री दिखानी है। सेकंड, इस पोर्शन को भी छोड़ो, यहां आ जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एनिमेशन के लिए प्रेजेंटेशन के अंदर। पहला है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब जो आपने एनिमेशन डाला है या आप आगे और यूज करोगे किसी भी चीज के ऊपर, तो वो स्टार्ट कैसे हो, ठीक है। अभी अगर मैं F5 करूं, अब ये टेक्स्ट बुक तब तक स्क्रीन पे नहीं आएगा जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा, कोई भी मतलब की प्रेस नहीं करूंगा। तो ये क्या, इसका मतलब क्या होगा कि ऑन क्लिक, ठीक है, ये इसका इफेक्ट हो गया एनिमेशन का। एस्केप, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑन क्लिक। भाई जब तक आप क्लिक नहीं करोगे वो एनिमेशन स्टार्ट नहीं होगा। हम क्या चाहते हैं, इस पे क्लिक करो, आप इसको कर दो विद प्रीवियस, ठीक है। भाई जब जैसे स्लाइड स्टार्ट हो तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आ जाए। ऑटोमेटिक एक्चुअल में फंक्शन नहीं मिलेगा आपको, फर्स्ट लेना पड़ेगा विद प्रीवियस, ठीक है। विद प्रीवियस लिया, अब F5 प्रेस करो, ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक और ऑप्शन इसी कैटेगरी में, ड्यूरेशन। तो जो भी एनिमेशन आपने डाला है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो, ठीक है। अभी तो ये टाइटल टेक्स्ट है तो विद इन 2 सेकंड हम लगभग ले सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा स्लो करना चाहते, यहाँ सेकंडों में बात होगी, मिनटों में नहीं, ठीक है। अगर लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन है उसमें तो वो अलग बात है, बाकी 2 4 8 10 सेकंड तक का मोस्टली यूज होता है। तो अभी इसमें हम ड्यूरेशन डाल रहे हैं 3 सेकंड का, थोड़ा स्लो ही लेके जाएंगे, ठीक है। टाइप करके सेकंड्स एंटर कर देना। इसका इफेक्ट चेक करो, अब F5, ठीक है। पूरे 3 सेकंड में ये अपना कंप्लीट टाइम कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, डिले। अब ये कब यूज होता है, जब आप एक से ज्यादा चीजें यूज कर रहे हो स्लाइड पे। मान लो 2 तरह के टेक्स्ट बॉक्स हैं या 2 तरह की इमेजेस हैं, शेप्स हैं, हर शेप के ऊपर, इमेज के ऊपर, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने एनिमेशन डाल रखा है। हम चाहते हैं कि जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो ही उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो।
और दोनों के बीच में अगर आप कुछ गैप चाहते हो तो वहां पर डिले इन सेकंड टाइम बता सकते हो। मोस्टली इसकी कमी जरूरत पड़ती है, बाकी दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे ये। ठीक है, अभी मान लो इसी टेक्स्ट बॉक्स की हम एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। अब जिस चीज के ऊपर आपने ऑलरेडी एनिमेशन अप्लाई कर रखे हैं और उसी का ही आप डुप्लीकेट करते हो कंट्रोल डी से, तो सेम चीजें डुप्लीकेट में भी आएंगी, मतलब जो एनिमेशन डाल रखा है वो भी आएगा विद सेम टाइमिंग। तो ये हमारा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स है, दोनों पे सेम एनिमेशन है क्योंकि हमने डुप्लीकेट बनाया है। लेकिन अभी हम अगर डायरेक्टली F5 प्रेस करें तो क्या होगा, दोनों एक साथ है क्योंकि सेम टाइमिंग पे चल रहे हैं, डुप्लीकेट ही तो है। अब मैं क्या चाहता हूं कि नहीं, पहले स्क्रीन पे ये आए, जैसे इसका काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसकी स्क्रीन पे एंट्री होनी चाहिए। तो अगर टेक्स्ट चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट चेंज कर दिया डिफरेंस के लिए दूसरा। अब इस पे हम क्या करेंगे, एनिमेशन तो वही चाह रहे हैं, ठीक है, एंट्री दिखाते हुए, लेकिन इसका स्टार्टिंग हम क्या चाहते हैं, आफ्टर प्रीवियस। तो जैसे फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये स्टार्ट हो। टाइम वही 3 सेकंड का रख रहे हैं हम। तो F5 प्रेस करो, एक ही आया। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये आएगा। दोनों में क्या हो गया, एक एनिमेशन का स्टार्ट पॉइंट हमने चेंज कर दिया। फर्स्ट वाले में किया हमने विद प्रीवियस, भाई जो भी इससे पहले कोई होगा उसके जैसे कंप्लीट होने के बाद, और ये हो गया सेकंड वाला आफ्टर प्रीवियस। तो दो चीजें आपको यहाँ समझनी है, जो चीज आपको पहले स्टार्ट करनी है उस पे आपको क्या रखना है, विद प्रीवियस, और जो चीज आपको बाद में प्ले करवानी है उसको रखना है आपको आफ्टर प्रीवियस। और इन दोनों के बीच में अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए उसके जस्ट बाद ही, मैं नहीं चाहता कि ये स्टार्ट हो, 1 सेकंड रुक के या 2 सेकंड रुक के स्टार्ट हो, तो हम क्या चाहेंगे, इसमें डिले के अंदर वो टाइम इंटरवल डाल देंगे। विद इन 3 सेकंड जैसे ये कंप्लीट हुआ तो जस्ट उसके बाद ये स्टार्ट हो गया। हम चाहते हैं कि ये 2 सेकंड रुकने के बाद ही स्टार्ट हो, उसके कंप्लीट होते ही 2 सेकंड रुके और फिर ये स्टार्ट हो, तो हम इसमें डालेंगे अपना डिले। क्लियर? अब आ जाओ इन चीजों पे। अब ये क्या है, ये भी एनिमेशन ऐड करने के लिए ही है कुछ कंडीशंस के साथ। जैसे मान लो अब इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की हमने स्क्रीन पे एंट्री तो दिखा दी आते हुए, अब हम चाहते हैं कि ये स्क्रीन से एग्जिट होते हुए भी दिखे जाते हुए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन पे आएंगे, ना कि यहीं से यहां क्लिक करना है। ठीक है, अगर यहीं से डायरेक्ट जाके क्लिक करोगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मतलब। ठीक है, हमें ऐड करना है, एक और एनिमेशन ऐड करना है, तो उसके लिए स्पेशल आपको ऑप्शन दे रखा है ऐड एनिमेशन। चीजें वही मिलेंगी सेम एज इट इज, ठीक है, बट एक कैटेगरी अलग बना दी, तो ये कि कंटेंट के ऊपर आपको और भी अगर एनिमेशन ऐड करने हैं तो यहां से करने हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम ले रहे हैं कैटेगरी एग्जिट की, तो सेम उसी का अपोजिट ले रहे हैं फ्लाई आउट। फ्लाई इन लिया था एंट्री के लिए, फ्लाई आउट हम ले रहे हैं एग्जिट के लिए, तो वो आगे रिवर्स। ओके, नेक्स्ट। अब इसका भी सेटिंग हमें करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, अब इस पे एग्जिट हमें दिखाना है, क्या करेंगे, आफ्टर प्रीवियस या विद प्रीवियस, बताओ पहले कौन सा डला हुआ है, विद प्रीवियस, तो हम इस पे लेंगे आफ्टर प्रीवियस। और इस पे भी ऐड एनिमेशन, फ्लाई आउट या जो भी और दूसरा लेना चाहो। अच्छा, इस पे टाइम भी डाल देते हैं। एंट्री के लिए हमने 3 सेकंड रखा था, तो एग्जिट हम इसका विद इन 2 सेकंड करवाना चाहते हैं। टाइप एंटर करो, सेम इस पे एग्जिट हम डाल चुके हैं, आफ्टर प्रीवियस विद इन 2 सेकंड। और अब इसमें डिले टाइम और डाल देते हैं कि भी पहले वाला एग्जिट जब तक ना हो तो ये एग्जिट नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमने डाल दिया 2 सेकंड का, उसमें था तो 2 सेकंड
रुकने के बाद ये एग्जिट, ये मेन सेटिंग्स हैं। आप कोई भी एनिमेशन यूज करना, एनिमेशन तो आप चूज कर लोगे, बट उसका जो स्टार्ट है, एंड है, जो डिफरेंस है डिले का, वो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों आए, रुके, पहले वाला एग्जिट हुआ, फिर उसके बाद सेकंड वाला एग्जिट। प्रॉपर आपको सोच समझ के अपने एनिमेशंस के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। मेन पावर पॉइंट के अंदर यही चीज है। आप चाहे कितनी भी बड़ी स्लाइड बनाना, कॉम्प्लिकेटेड जितना बनाना चाहो वो अपने ऊपर है, बट जो मेन पॉइंट है जो समझने का हमारे लिए, वो है ये चीजें। ठीक है, किस चीज को ऑन क्लिक में रखना है, किस चीज को विद प्रीवियस में रखना है, किस चीज को आफ्टर प्रीवियस में रखना है। ठीक है, आप अपनी एक दो बार प्रैक्टिस करके देखोगे। प्रैक्टिस के लिए जैसे सिंपल हमने दो टेक्स्ट बॉक्स रखे हैं, फंक्शन का कंक्लूजन समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप उसको फिर किसी भी लेवल पे लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप पहले काफी सारे मटेरियल ऐड कर लो तो उसमें पता ही नहीं रहता किसको विद प्रीवियस में रखें, किसको आफ्टर प्रीवियस में रखें, तो कॉम्प्लिकेटेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। तो इसी तरीके से दो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स रख के अपने पहले तो जो भी फंक्शंस हैं उनका काम समझना। ठीक है, नेक्स्ट ऐड एनिमेशन आपका हो गया। एनिमेशन पेन, अब ये क्या है? अब मान लो हम किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एनिमेशंस या स्लाइड के अंदर काफी सारी स्लाइडें हैं, एक ही स्लाइड के ऊपर काफी सारी चीजें हैं, उनके एनिमेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, थोड़ा सा डिटेल में काम करना चाहते हैं, सारे एनिमेशन आपको लिस्ट वाइज देखने हैं, तो आपके पास है एनिमेशन पेन। जैसे ही क्लिक करोगे, आपने जो भी सिलेक्ट कर रखा होगा उस पर्टिकुलर स्लाइड पे जो भी होगा, ठीक है, एनिमेशन टाइप, वो आपकी लिस्ट बना के दे देगा आपको। ठीक है भाई, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ठीक है, उस पे एनिमेशन डला हुआ है। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स पे दूसरा एनिमेशन डला हुआ है, एक एक, मतलब दोनों टेक्स्ट बॉक्स पे दो दो एनिमेशन है ना, एक एंट्री का और एग्जिट का। और इसको थोड़ा सा डबल एरो ऐड से लेफ्ट में कर लेना, आपको हर एक का टाइम इंटरवल भी दिख जाएगा। देखो मैंने फर्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो एक लेवल वाइज आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रीन में है ये उन टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो भी एनिमेशन डाला गया है उसका टाइम है। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद एग्जिट के एनिमेशंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और एक चीज और, यहाँ ऑप्शन आता है ट्रिगर का। ट्रिगर का मतलब है आपने जैसे लास्ट क्लास में एक ऑप्शन किया था हाइपर लिंक का, ठीक है, उसमें आपने एक शेप यूज की थी, उस शेप के ऊपर आप क्लिक करके आगे का जो भी प्रोसेस था, लिंक में जो फाइल थी या यूआरएल था वो ओपन करवा रहे थे, मतलब एक बटन टाइप का आपने काम किया था। अगर आप चाहते हो कि भाई मैंने यहाँ जो भी एनिमेशन डाल रखे हैं, जिस भी चीज के ऊपर डाल रखे हैं, मैं उसके लिए एक बटन क्रिएट कर दूं, उस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूं तो ही वो एनिमेशन स्टार्ट हो स्क्रीन पे। ठीक है, ये हमारे लिए कहाँ काफी पॉपुलर है यूज, एमसीक्यूज पीपीएट प्रेजेंटेशन जैसे बनाते हैं तो उसमें हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। एक एग्जांपल अभी पढ़ी हो तो पीपीटी, तो जैसे ये जो हमने बटन बना रखा है, आपका स्लाइड आया, एंट्री हुई, क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा गया, जो भी एमसीक्यूज है वो दिखाए गए क्लिक करके, क्या ये है, ये है या ये है, तो सबसे जो भी आंसर लिए, फाइनल आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस शेप पे जैसे ही क्लिक करेंगे। अब ये क्या है, हमारे लिए ट्रिगर है, एज ए बटन है, लिंक है, जो भी समझना चाहो। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एनिमेशन के साथ आपका एक टेक्स्ट बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा एज ए आंसर। तो हम भी अगर यह काम करना चाहें तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे F5 प्रेस करें तो दोनों एनिमेशन हमारे ऑन स्क्रीन ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। अगर हम चाहें कि भाई नहीं, यहाँ पर हम एक बटन बना दें एज ए शेप, ठीक है, और एनिमेशन पे गए, जिस भी टेक्स्ट बॉक्स का एनिमेशन आप चाहते हो कि इस शेप पे क्लिक करने से स्टार्ट हो, ये समझ लेना ध्यान से। ठीक है,
अभी तो हमारा ऑटोमेटिकली है। अगर हम चाहते हैं कि इस शेप पे जो भी एनिमेशन है, ठीक है, वो तभी स्टार्ट हो जब मैं इस शेप पे क्लिक करूं, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, ट्रिगर पे गए, ऑन क्लिक, ये दिखाएगा आपको। ठीक है, क्या क्या चीजें दिखा रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1, उसी का ही डुप्लीकेट हमने लिया था तो इसलिए टेक्स्ट बॉक्स 1 ही दिखा रहा है। ये नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स है ये। ठीक है, और फिर है रेक्टेंगल, भाई स्लाइड के अंदर जो जो चीजें आपने डाल रखी है ये वो दिखा रहा है। तो आप एज ए ट्रिगर, एज ए बटन, किस चीज को यूज करना चाहते हो, ठीक है, उसमें से आपको वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने ले लिया रेक्टेंगल 4, बस काम हो गया। अब आप F5 प्रेस करोगे, आपके एनिमेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होंगे। अब क्यों, क्योंकि हमने उसका चेंज कर दिया, सेकंड वाले का चेंज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आ गया। अब जैसे मैं इस शेप पे क्लिक करूंगा तो जो मेरे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे एनिमेशन थे वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक ट्रिगर बेस, एक बटन बेस आप एनिमेशन सेट कर सकते हो। कहां से, अपने ट्रिगर बटन से। ठीक है, एनिमेशन पेंटर लास्ट ऑप्शन आज का। आपने वर्ड के अंदर एक फंक्शन किया होगा फॉर्मेट पेंटर, किया है सबने, ये रहा। ठीक है, वर्ड में भी है और अपना एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है। तो ये उसी काम के लिए, मतलब एक अगर आप करते हो, जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हमने जो भी फॉर्मेटिंग कर रखी है, अगर हम उस फॉर्मेटिंग को ही कॉपी करना चाहते हैं, मैंने रेड कलर डाल दिया, अब मैं चाहता हूं कि इसकी फॉर्मेटिंग जो है मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के पे भी कर दूं। तो एक तो तरीका है कि जैसे इस पे अप्लाई की है वैसे ही मैनुअली क्लिक सिलेक्ट करके उसके ऊपर वो चेंजेस अप्लाई करें। एक तरीका है आप सिंपल उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर दो, चेंजेस आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम एनिमेशन को भी कॉपी पेस्ट करना चाहें, ठीक है भाई, इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो भी एनिमेशंस डाल रखे हैं वो हमारे कॉपी हो जाएं, तो उसके लिए फिर आपका ऑप्शन एनिमेशन पेंटर। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमने सारे मैनुअली डाले, वो तो खैर हमने डुप्लीकेट किया था। अगर आप कभी कोई ऐसी चीज बनाना चाहो कि 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, 2 इमेजेस हैं, 2 शेप्स हैं, उन पे हमें सेम एनिमेशन चाहिए, तो बार बार हर एक के ऊपर अप्लाई करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, एक शेप को सिलेक्ट किया जिसपे आपके सारे एनिमेशन है और उस एनिमेशन पेंटर को क्लिक कर लेना और जिसके ऊपर अप्लाई करने उस पे जाके क्लिक कर देना, वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सारे अप्लाई कर देगा। आपको बस वो बाद में डिसाइड करना है कि अब वो प्ले कब हो। ठीक है, एक तरीके डुप्लीकेट हो गए तो टाइम आपको जरूर वहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा कि पहले ये प्ले करवाना है या ये। ठीक है, तो ये था हमारा एनिमेशन का आज का टैब। सिंपल से ऑप्शन है, मेन जो इसमें कंसेप्ट था वो आपका स्टार्ट एंड ड्यूरेशन का, किस एनिमेशन को कब प्ले करवाना है, कहां से हम एनिमेशन डाल सकते हैं। अगर कोई एनिमेशन आपको हटाना है, ये भी एक चीज है कि अब मान लो इस पे हमें इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स पे एक एक एनिमेशन ही रखना है, तो कैसे हटाएंगे, लगा तो दी, अब हटाएंगे कैसे, तो आपको आना है अपना एनिमेशन पेन पे। ठीक है, और यहां से जो भी आपको एनिमेशन हटाना है, मेरे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे 2 एनिमेशन डले हुए हैं, सिमिलर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स पे भी 2 एनिमेशन डले हुए हैं। मैं फर्स्ट का तो एग्जिट हटाना चाहता हूं, सिलेक्ट करके डिलीट दबा दो बस, और इसका भी हम मान लो डिलीट एग्जिट ही हटाना चाहते हैं, तो एनिमेशन जो भी हटाना है उसके ऊपर सिलेक्ट करो और डिलीट दबा देना, या फिर राइट साइड में एक छोटा सा बटन दिखाई देगा एरो की का, उस पे जाओ और यहाँ लास्ट में ऑप्शन है रिमूव का, राइट क्लिक करके आओगे तो भी ये ऑप्शन आ जाएंगे। डायरेक्ट मेन्यू बटन यूज करते हो तो भी आपके आ जाएंगे। यहीं की यहीं आपको मान लो सिर्फ एक ही चीज का एनिमेशन चेक करना है, मैं F5 प्रेस करूंगा तो पूरी स्लाइड के एनिमेशन स्टार्ट होंगे। मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे तो अभी सेकंड जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके एनिमेशन का इफेक्ट देखना है, तो कैसे करेंगे, तो उसका तरीका क्या होता है, आपका जो भी कंटेंट है उसको सिलेक्ट करो जिसके एनिमेशन चेक करने हैं। ठीक है, उस टेक्स्ट उस चीज को सिलेक्ट करो यहाँ से जहां से उसके एनिमेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और एक छोटा सा आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ऊपर प्ले फ्रॉम का। ठीक है, वो यहीं की यहीं आपको एनिमेशन स्टार्ट करके दिखा देगा।
आपको F5 करके पूरी स्लाइड के एनिमेशन में जाके वो चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहीं की यहीं अपना जो भी एनिमेशन आपको चेक करना है उसको क्लिक करो और प्ले फ्रॉम पे क्लिक कर देना। सारे के सारे यहीं देखने हैं, F5 नहीं करना तो खाली जगह में क्लिक करके प्ले ऑल पे क्लिक कर देना, वो यहीं की यहीं आपको एनिमेशन इफेक्ट दिखा देगा। ऑन स्क्रीन देखना है वाइट पे तो F5 है ही आपके पास। तो नेक्स्ट क्लास स्लाइड शो की होगी, एक दो क्लास में करेंगे कोशिश कंप्लीट हो जाए हमारा। किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सो लास्ट हमने अपना पावर पॉइंट कंप्लीट किया था स्लाइड एनिमेशन में, ठीक है। एनिमेशन के बाद हमारा जो टैब आता है स्लाइड शो। अब स्लाइड शो के अंदर क्या है कि जो भी आपने अलग अलग स्लाइड्स डिजाइन की होंगी उनको प्रेजेंट करने से रिलेटेड आपके फंक्शंस रहेंगे स्लाइड शो के अंदर, ठीक है। तो एक कोई अपना रेडीमेड स्लाइड ही ओपन कर लो। अब मान के चलो कि आपने अपनी जिस भी टॉपिक के ऊपर जो भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी स्लाइड बाय स्लाइड वो आपने सारी डिजाइन कर ली है, ठीक है। अब क्या काम है आपका कि इनको सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट भी करना है या प्रेजेंटेशन के लिए उसको सेट करना है। अगर हम डायरेक्टली F5 प्रेस करते हैं या फिर स्लाइड शो के अंदर जाके फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करते हैं तो इट मींस एक, ठीक है। आप F5 प्रेस करो या स्लाइड शो के अंदर जाके फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करो, बात एक ही है, वो उसी का ही शॉर्टकट है F5। अब इसमें नेक्स्ट चीज क्या है कि जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी वन बाय वन वो स्क्रीन पे तभी आएंगे जब हम अपनी तरफ से मैनुअली या तो क्लिक करें या फिर अपना राइट फंक्शन एरो की प्रेस करें, ठीक है। एस्केप फॉर कैंसल। नेक्स्ट इसमें है करंट स्लाइड। प्रेजेंटेशन तो आपको स्टार्ट करनी है लेकिन आप चाहते हो कि भाई नहीं मेरी फर्स्ट से स्टार्ट ना हो, मेरी फिफ्थ स्लाइड से ही स्टार्ट हो, ठीक है। तो आप यहाँ कर सकते हो अपनी फिफ्थ को क्लिक करके, मतलब उसको एक्टिव बना दो और फिर इस फंक्शन पे क्लिक कर दो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। शिफ्ट F5 दे जरूर रखा है, ये कभी किसी विंडो अपडेट के साथ ही काम करता है, डायरेक्ट में भी किसी सिस्टम पे काम करे आपका ना भी करे, ठीक है। F5 तो है। नेक्स्ट आता है काफी काम की चीज है कस्टम स्लाइड शो। अब इसका क्या काम है, जैसे मान लो आपने अभी अपनी जो स्लाइड्स डिजाइन कर रखी है इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो टोटल मिला के 17 है। मैं इसको दो पार्ट में प्रेजेंट करना चाहता हूं, ठीक है। 5 स्लाइड्स अलग से प्रेजेंट हो और बाकी की अलग से प्रेजेंट हो। मतलब अगर हम कभी F5 प्रेस करते हैं तो उसमें क्या होगा कि 1 to 17 सारी आएंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी बिहाफ पे वो 5 स्लाइडें अलग से ही प्रेजेंट कर लें। वो 5 कोई भी हो सकती हैं, 17 में से कोई भी एक ग्रुप बना सकते हो अलग अलग का, ठीक है। तो उसी के लिए है कस्टम स्लाइड शो। अभी कुछ नहीं है यहाँ तो ऐड करना पड़ेगा। कस्टम स्लाइड शो में गए, न्यू। अब जो भी आपकी स्लाइड्स हैं, ठीक है, उनमें से आपको जो जो अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन में रखनी है आप उनको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। कंटिन्यूस भी ले सकते हो, भाई पहली 5 चाहिए हमें, या अपनी तरफ से जो जो सिलेक्ट करोगी उसको ऐड करवा देना, ठीक है। अभी मैंने अपने बिहाफ पे फाइल ली है, वो आपका डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट में आपने कितनी स्लाइडें बनाई हैं, उनमें से कितनी आपको करंटली अभी चाहिए हैं। ओके करो। और ऐड करना है, मतलब जो बाकी की रहेगी वो दूसरे शो में ऐड कर दो, तो वो कंफर्म रहना चाहिए। ओके, ठीक है, क्लोज। अभी भी अगर हम F5 प्रेस करेंगे तो 1 to 17 ही स्क्रीन पे आएंगे प्रेजेंटेशन के अंदर। लेकिन अगर अभी आप चाहो कि नहीं जो मैंने पहले 5 स्लाइडें ऐड की थी या 4
ऐड की थी या बाकी की जो है वो प्ले हो। तो ये जो दो आपने कस्टम स्लाइड शो ऐड किए हैं, इनमें से जिस पे भी क्लिक करोगे वही आपका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और उसके बाद 5 स्लाइड के बाद ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप वाइज आप अपनी प्रेजेंटेशंस रेडी करके रख सकते हो। कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट्स पे हटाना हो, कस्टम स्लाइड शो पे वापस जाओ, जो भी आपने ऐड किए थे सिलेक्ट एंड रिमूव, एडिट करना चाहो या और ऐड करना चाहो तो दोनों तीनों ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट है सेटअप स्लाइड शो। ये कहाँ काम आता है? ये आपका काम आएगा जब आप कोई प्रेजेंटेशन, अच्छा ये अभी हमने गलत डिलीट कर दिए कस्टम स्लाइड शो, अभी उसकी जरूरत थी। एक ऑप्शन हमारा और भी है उस इससे रिलेटेड, तो हम कुछ स्लाइडें अपनी तरफ से दोबारा ऐड कर रहे हैं। एक स्लाइड शो हमने ऐड कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा कस्टम के बाद जब आप सेटअप स्लाइड शो में आओगे तो यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन के टाइम पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बैकग्राउंड टास्क होते हैं, उनसे रिलेवेंट एक फंक्शन है, एक नहीं 2-3 फंक्शन है। पहला कि आप बाय डिफॉल्ट जब जैसे F5 प्रेस करते हो तो जो सारी स्लाइडें स्क्रीन पे आती हैं वो इसी की वजह से आती है। यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन में ऑल है। ठीक है, अगर हम चाहें कि नहीं हमें तो अपनी तरफ से कुछ नंबर फिगर आउट करना है कि भाई लास्ट की 10 to 17 वाली ही प्ले हो, तो फ्रॉम में 10 to 17 अपना डाल सकते हो। अगर आप चाहो कि भाई नहीं हमने जो दो अलग अलग स्लाइड शो सेटअप किए हैं उनमें से कोई एक बाय डिफॉल्ट प्ले हो F5 में, F5 प्रेस करने पर, तो कस्टम के अंदर जाके जितने भी आपने स्लाइड सेटअप बनाए होंगे उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब ये डिफॉल्ट हो जाएगा आपका। पहले डिफॉल्ट था ऑल में, तो उसमें सारी स्लाइडें आ रही थी। अभी हमने कर दिया भाई हमारा जो स्लाइड शो प्ले हो स्क्रीन पे कौन सा हो जो कस्टम में हमने बना रखा है वो। दूसरा एक फंक्शन यहाँ पर काफी यूजफुल है, लूप अंटिल एस्केप। इसका अगर आप चेक ऑन रखते हो तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप अपने बिहाफ पे प्रेजेंटेशंस को कैंसिल नहीं करते एस्केप प्रेस करके, तब तक ये ऑटोमेटिकली रिवाइंड होता रहेगा। ठीक है, दोबारा अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और एक फंक्शन यहाँ पर है आपका कलर के लिए, पेन कलर के लिए। आपने यूट्यूब नोट्स अगर किसी यूट्यूबर के देखे हो, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर जब आता है तो वो मार्किंग करके या नोटिफाइड करके कुछ नोट लिख के मार्किंग दिखाता है। तो उस टाइम पे कौन सा आपको कलर चाहिए, बाकी ये कलर हम वहां उस टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक डिफॉल्ट आप सेट करना चाहो कि भी जैसे स्टार्ट हो तो रेड कलर के साथ स्टार्ट हो, बाद में कोई भी और दूसरा ले सकते हैं। ओके करो। अभी अगर मैं F5 प्रेस करता हूं तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कभी बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने एक ऑप्शन अनेबल किया था, लूप अंटिल एस्केप। ठीक है, मैं एरो की प्रेस कर रहा हूं लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, कैंसिल मैं मैनुअली जब प्रेस करूंगा एस्केप तभी होगा। और दूसरा एक काम था पेन कलर का, तो अभी जैसे स्लाइड आई है, मुझे स्लाइड पे कुछ मार्किंग करके दिखाना है किसी को, तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की तरफ आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। थोड़ा सा माउस को जैसे मूव करोगे तो यहाँ पर ये हाईलाइट होते हुए दिखाई देंगे। तो थर्ड नंबर पे आता है पेन कलर का ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बटन है नेक्स्ट और प्रीवियस के स्लाइड के लिए। ठीक है, और थर्ड है उस स्लाइड के ऊपर जो भी आया है वहां अगर आपको कुछ मार्किंग करके दिखानी है तो पेन कलर वहां चूज कर सकते हो। वापस अपना नेक्स्ट। और भी है, कॉपी सेव जूम के लिए भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। कस्टम स्लाइड शो अगर लेके आना है वहीं पर, तो जो आपने ऐड किया होगा वो भी एक्टिव कर सकते हो। जब एस्केप प्रेस करोगे तो ये आपसे एक बार लास्ट में पूछेगा कि जो भी आपने किसी स्लाइड पे मार्किंग वगैरह की है पेन कलर चूज करके, तो वो मार्किंग अगर आप एज इट इज फाइल में सेव रखना चाहते हो तो कीप पे क्लिक कर दो, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर दो। तो ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए एक जैसे पेन की तरह
मार्कर की तरह यूज किया था वो चीजें हमें सेव नहीं रखनी, तो उसको कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हाइड। बीच में अगर कुछ प्रेजेंटेशंस के अंदर कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि कोई स्लाइड सॉफ्ट फाइल के अंदर तो अभी हमें रखनी है बट उसको डिलीट नहीं करना चाहते या स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं करना चाहते, तो एक ऑप्शन है आपके पास, उसको हाइड करवा दो। थर्ड नंबर की स्लाइड को मैंने सिलेक्ट करके हाइड कर दिया, अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो ये थर्ड नंबर वाली आपकी आएगी नहीं। वापस नॉर्मल करनी है, उसको वापस क्लिक करके ऑप्शन अनहाइड में चेंज हो जाएगा, क्लिक कर देना। नेक्स्ट आता है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग का बेसिकली काम क्या है, ये फाइनल फंक्शन है आपका प्रेजेंटेशंस के ऊपर, स्लाइडों के ऊपर। अभी जैसे हम F5 प्रेस करते हैं, एक बार ये स्लाइड शो हटा देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें। अभी जैसे हम F5 तो प्रेस करके प्रेजेंटेशन को तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, क्लिक करना पड़ रहा है या एरो की प्रेस करनी पड़ रही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये स्लाइडें ऑटोमेटिकली वन बाय वन स्क्रीन पे आती रहें, ठीक है, हमें प्रेस ना करना पड़े, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन स्लाइडों के बीच में टाइम इंटरवल सेट करना पड़ेगा कि इतने टाइम के बाद नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाए स्क्रीन पे। तो उसी के लिए आपका ये फंक्शन है रिहर्स टाइमिंग, ठीक है। इसको जैसे आप स्टार्ट करते हो या कभी यूज करो तो अपनी फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक रखना। रिहर्स टाइम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका एक प्रेजेंटेशन जैसे स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मली हम जैसे देखते ही हैं, और एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपका एक टाइमर भी आएगा। उस टाइमर को आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्लाइड है मुझे स्क्रीन पे कितने टाइम के लिए रोकनी है, और जैसे ही वो आपका टाइम कंप्लीट हो जाए आपको एरो की अपनी प्रेस कर देनी है ताकि नेक्स्ट स्लाइड के लिए टाइम रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपका टाइमर चल रहा है, मैंने 2-2, 3-3 सेकंड के बाद अपनी स्लाइडों के ऊपर एरो की प्रेस की है। हर 2 सेकंड के बाद मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। किसी स्लाइड के ऊपर आपका काफी टेक्स्ट अगर मटेरियल है, उसको बेसिकली पढ़ने में जितना टाइम लगना है उसके हिसाब से आप अपना टाइम इंटरवल वहां सेट कर सकते हो। भी मुझे स्लाइड 3 सेकंड के लिए रखनी है, कोई खाली सिंपल इमेज है तो 2-3 सेकंड हो सकता है, ज्यादा टेक्स्ट टाइप का है तो टेक्स्ट में 5 सेकंड 10 सेकंड तक भी टाइम जा सकता है, जैसे ये है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा पढ़ने में, समझने में, देखने में यूजर को जितना टाइम लगेगा एस्टिमेटेड, वो आप सेकंड्सों में रख सकते हो। अब जैसे आपका प्रेजेंटेशन में स्लाइड कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में जैसे आपका ये दिखाएगा कि जो टोटल टाइमर सेट हुआ है वो 1 मिनट का बनता है 17 स्लाइड्स पे। अगर आप ये टाइमर सेव रखना चाहते हो तो यस कर दो, अगर दोबारा टाइम ऐड करना चाहते हो तो नो पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हो अपना। तो अभी हम इसी को ही ट्राई करेंगे। टाइम हमारा सेट हो चुका है, F5 प्रेस किया, जो भी टाइम इंटरवल हमने रखा है उसके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली स्लाइड स्क्रीन पे आ रही हैं। हम कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये काफी काम का फंक्शन है और इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको, अगर एनिमेशंस वहां डाल रखे हैं तो एक स्लाइड के ऊपर आपके जितने एनिमेशन है वो जब तक आपके कंप्लीट नहीं होते तब तक आपको नेक्स्ट स्लाइड की एंट्री के लिए टाइम स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। तो उस स्लाइड में जो भी आपने काम कर रखा है वो सारा कंप्लीट होना चाहिए तभी नेक्स्ट स्लाइड आए स्क्रीन पे, तो वो टाइम भी आपका रिकॉर्डिंग में जाना चाहिए। लास्ट है रिकॉर्ड, ये हमने पहले भी किया था एक फंक्शन रिकॉर्डिंग का, वो था स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, और अब ये है एक तरीके से प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग का। 2-3 चीजें हैं रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। एक तो आपका इंसर्ट के अंदर आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, ठीक है। इसमें तो आप क्या, एक सॉफ्टवेयर की तरह आप अपनी स्क्रीन पे जो कुछ भी सिस्टम पे काम करोगे वो आपका रिकॉर्ड में जाएगा, वीडियो बनेगी उसकी। एक होता है कि अभी हम जो चाह रहे हैं काम वो क्या है, बेसिकली स्लाइड शो के अंदर रिकॉर्ड, ये एक ऑप्शन यहाँ अलग से भी है टैब रिकॉर्ड का, उसमें भी वही सेम फंक्शन है। फ्रॉम करंट स्लाइड शो जैसे आप करते हो
यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जो भी हमारी फर्स्ट स्लाइड है, इस फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आप जैसे मान लो स्टेज पे हो या कहीं ऐसे प्रेजेंटेशन उसमें हो, तो वहां पर आपको अपनी स्लाइड से रेलेवेंट क्या बोलना है, ठीक है, वो एज ए नोट्स बना के यहाँ रख सकते हो टाइप करके। ठीक है, ये डेमो टेक्स्ट है आपका। जब आप ऑन स्क्रीन जब कभी प्रेजेंटेशन पे जाओगे, उसको प्ले करोगे, तो यहाँ जो रिकॉर्ड कर रखा होगा टेक्स्ट, वो आपको दिखाई देगा। रिकॉर्डिंग हर स्लाइड के लिए इंडिविजुअल होगी। अगर वो करना चाहते हो तो जैसे यहाँ पर आपका एक ऑप्शन मिलेगा माइक का, अगर वो वर्बली आप जो बोल रहे हो वो भी रिकॉर्डिंग में आपको रखना है तो माइक ऑन रख सकते हो, अपना माइक एक्टिव रखना इसमें। दूसरा एक चीज होती है हमारी यहाँ पर, ये प्ले का बटन। मार्किंग के लिए पेन कलर वो आप अभी हमने देखा ही है, कभी भी किसी भी टाइम पे अकॉर्डिंग टू स्लाइड बैकग्राउंड वो अपना कभी भी चेंज करवा सकते हो। अब जैसे यहाँ पर प्ले करेंगे तो जो भी आपने रिकॉर्ड कर रखा होगा, जो टाइम दे रखा होगा, ठीक है, अभी रिवर्स टाइमिंग ऑलरेडी हम लगा चुके हैं तो ऑटोमेटिकली स्लाइडें आ रही हैं। ये रिवर्स टाइमिंग वाला काम भी इस ऑप्शन के बाद ही करना है आपको, पहले नहीं करना। रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड में क्या होगा, आपने जो रिकॉर्ड किया होगा उसका प्रीव्यू देख सकते हो प्ले करके, वही सेम ऑप्शन आएगा। कैमियो इंसर्ट के अंदर हम कर चुके हैं अपना कैमरा प्रीव्यू देने के लिए। प्रेजेंटेशन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, जो आपने रिकॉर्डिंग की होगी स्लाइडों की वो। अच्छा, एक चीज और भी है यार, रिकॉर्डिंग में आप अपनी प्रेजेंटेशन को एज ए वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, या स्लाइड रिकॉर्डिंग। इन सब का लास्ट में जो हमें आउटपुट मिलता है वो एक वीडियो की फॉर्म में मिलता है। तो आप अपना डायरेक्टली अपनी प्रेजेंटेशन को डायरेक्ट वीडियो में ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट टू वीडियो। और ये सेम ऑप्शन आपका फाइल के अंदर भी मिलेगा, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं सेव एज के फॉर्म में। ठीक है, तो क्रिएट ए वीडियो, ये सेम वही ऑप्शन है। यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा वो क्वालिटी सिलेक्शन का मिलेगा, कि आप अपनी जो वीडियो है वो किस प्रीव्यू में एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो कई आपकी चीजें मिलेंगी यहाँ, कितना टाइम आप अपनी एक स्लाइड को देना चाहते हो कंप्रेशन के लिए, और लास्ट में फिर अपना क्रिएट वीडियो। जब आप वीडियो को सेव करो तो एक बार उसका नेम और वीडियो फॉर्मेट, ये दो चीजें जरूर चेक कर लेना। सेव या एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो नीचे एक एक्सपोर्टेशन चलेगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आप अपने प्रेजेंटेशन को या फाइल को क्लोज नहीं कर सकते। करोगे तो वो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और ये अभी क्योंकि इसने थोड़ा ही टाइम लिया, क्योंकि यहाँ एनिमेशन वगैरह नहीं है हमारे, डायरेक्ट इमेजेस हैं, 2-3 स्लाइडों में टेक्स्ट है बस, और कुछ ज्यादा नहीं है। तो जिन स्लाइडों के अंदर आपके एनिमेशंस होंगे, टाइम इंटरवल होगा, तो वो भी क्योंकि रिकॉर्डिंग में जाएगा तो उसके बिहाफ पे यहाँ पर एक्सपोर्ट टाइम बढ़ सकता है। ठीक है, काफी लंबी चौड़ी अगर कोई प्रेजेंटेशन है तो वो उसी के बिहाफ पे टाइम लेता है। और वीडियो आपको अपने डेस्कटॉप पे मिल जाएगी। इसको आप बाद में अपना कहीं भी जैसे यूज करना चाहो कर सकते हो। लास्ट रिव्यू में जैसे वर्ड की तरह हमारा था स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का, तो जिन स्लाइडों के ऊपर आपका टेक्स्ट वगैरह है वहां स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है, या किसी स्लाइड का टेक्स्ट आपको ट्रांसलेट करना है किसी दूसरे लैंग्वेज में, सेम ऑप्शन आप कर चुके हो तो मैं रिपीट पे नहीं जाऊंगा। कमेंट वगैरह है आपका। व्यू, अब इसका पूरा एक क्लास बनेगा, वर्ड से काफी डिफरेंट ऑप्शन है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो सेक्शन है पूरा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो लंबी चौड़ी स्लाइड्स डिजाइन करते हैं।
या उनका काम ही ऐसा है कि 20-25 कॉमन उनकी स्लाइड से उनको बनानी ही पड़ती है। ठीक है, तो ये फंक्शन में एक काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फंक्शन आपको जरूर समझना चाहिए, स्लाइड मास्टर। ठीक है, इस स्लाइड मास्टर का काम क्या है? देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मेन और एक होता है उसका डुप्लीकेट। थोड़ा सा आउटडेटेड अगर एक बात पॉइंट लें तो जैसे वीसीआर वगैरह थे पहले, तो वो एक टेप टाइप की रील बनती थी, उसको हम बोलते थे मास्टरपीस। ठीक है, उसी की फिर बाद में कॉपी करवाते थे डुप्लीकेट। तो यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट है कि आपको मान के चलो कि एक ही फॉर्मेट में 50 स्लाइडें डिजाइन करनी है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एक स्लाइड डिजाइन करके उसकी बार बार 50 बार डुप्लीकेट करो फिर उसमें चेंजेस करो, और एक तरीका है कि आप स्लाइड मास्टर में जाके सभी स्लाइडों के लिए एक फॉर्मेट डिसाइड कर लो, एक फॉर्मेट। ठीक है, एक फॉर्मेट अपना डिसाइड कर लो, वो सभी स्लाइडों के ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जैसे मान लो हमें हर स्लाइड के ऊपर एक होम बटन बनाना है, तो आप उस होम बटन की 50 स्लाइडों के ऊपर कॉपी करो। इससे बढ़िया क्या कर सकते हो, स्लाइड मास्टर में जाके जो भी आपकी स्लाइड है उसमें से किसी एक फॉर्मेट को चूज करके उस पे वो इमेज डाल दो या आइकन डाल दो, वो ऑटोमेटिकली आपका हर स्लाइड के ऊपर चला जाएगा। तो बाकी तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। ठीक है, प्रैक्टिकली ये आपका लास्ट क्लास रहेगा व्यू का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है डिजाइन के पर्पज से। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, और पावर पॉइंट के बाद अपना एक्सेल स्टार्ट करेंगे। तो जिस भी बैच में आप एनरोल्ड हो, अगर उस बैच में आपकी जो भी रिकॉर्डेड क्लास आप देखने जा रहे हो, लास्ट क्लास है हमारी पावर पॉइंट में व्यू। अब जैसे इससे पहले भी हमने वर्ड किया है, तो वर्ड में भी आपको व्यू सेक्शन के अंदर टाइप ऑफ व्यू डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग मिले होंगे फंक्शंस। ठीक है, आपने प्रैक्टिस किए थे, तो वही सेम कंसेप्ट में आपके पास यहाँ भी है। सबसे पहला तो नॉर्मल व्यू है। आप जैसे अपना पावर पॉइंट ओपन करते हो तो ये जो लेआउट आपको मिलता है, ठीक है, जैसे ये जो स्क्रीन अभी आपको मिल रही है, ये आपका क्या है, नॉर्मल व्यू है। इसके बाद है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होता है, आपके पास एक स्लाइड होनी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो अभी जैसे आप आउटलाइन व्यू में जाओगे तो इसमें होगा क्या कि आप अपनी स्लाइड्स को टाइटल वाइज इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है उसका टाइटल क्या है, या उसके ऊपर आप एज ए टाइटल क्या देना चाहते हो, साइड में आप वहां टाइप कर सकते हो, और वो एज इट इज आपकी स्लाइड के अंदर भी आएगा। ठीक है, जो भी वहां आप टाइप करोगे, ये एक तरीके से हेडिंग देना होगा, जैसे आप वर्ड में पेज के ऊपर हेडिंग देते थे, सिमिलर वही चीज आपकी यहाँ भी है कि आप अपनी स्लाइडों को टाइटल दे सकते हो, आउटलाइन दे सकते हो। जब आप अपना व्यू में जाओगे F5 प्रेस करके, तो एज इट इज आपको वहां भी मिलेगा। तो उसका फायदा क्या होगा कि आपकी जो स्लाइड का मेन टाइटल है वो आपके प्रेजेंटेशन में भी आएगा। ठीक है, एक ही जगह से आप दोनों काम कर सकते हो। अगर जरूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से ही मटेरियल देना चाहते हो, तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट चीज है स्लाइड सोर्टर। स्लाइड सोर्टर का काम क्या है, आप अपनी स्लाइडों का, सोर्टर का मतलब क्या होता है, आप अपनी स्लाइडों को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। किसी स्लाइड को जैसे ऑर्डर वाइज चेंज करना, मान लो ये जो फर्स्ट स्लाइड है मेरी, मैं इसको 3rd नंबर पे चाहता हूँ, तो उठा के यहाँ रिप्लेस कर दो। और ये काम हम नॉर्मल व्यू के अंदर रहते हुए भी कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड को उठा के अपना रिप्लेस कर सकते हो। तो वही स्लाइड सोर्टर का काम है। नोट्स पेज, अगर आप अपनी स्लाइड्स से रेलेवेंट नोट्स बनाना चाहते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसी प्रेजेंटेशन है आपकी, वो आपको लास्ट में हो सकता है प्रिंट निकालनी पड़ जाए, तो प्रिंट के अंदर आप अपनी स्लाइड के साथ में कुछ डिटेल भी अगर देना चाहते हो प्रिंट के अंदर, जैसे नोट्स हम बनाते हैं, भाई आपने ऊपर इमेज बना दी स्लाइड के अंदर, और उस इमेज से रिलेटेड या जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हो उसको आपको टाइप करके भी दिखाना है, बताना है।
ठीक है, डिटेल देनी है उसकी, तो वो आपका काम होगा नोट्स पेज के अंदर। जैसे वर्ड में आप नॉर्मल पेज में टाइप करते थे, ऐसे ही आपको यहाँ पर अपना जो स्लाइड का है पोर्शन, वो नोट्स पेज फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप अपनी स्लाइड से रिलेटेड जो भी बताना चाहते हो, टाइप करना चाहते हो, वो यहाँ टाइप कर सकते हो। और जब प्रिंट में जाओगे, वहां आपको ये चीजें, अब किस फॉर्मेट में आप प्रिंट करना चाहते हो वो आपको देखना है। रीडिंग व्यू, एक तरीके से जो स्लाइड व्यू होता है हमारा, F5 प्रेस करके जब जाते हैं तो जो स्क्रीन लेआउट हमें मिलता है, वही आपका क्या हो गया, रीडिंग व्यू। अब रीडिंग में है क्या, हमारे पास स्लाइडें ही हैं, इमेजेस हैं, ग्राफिक्स हैं। वर्ड में जैसे हमारे पास टेक्स्ट होता था तो वो टेक्स्ट को दिखाता था, अब यहाँ स्लाइडें हैं तो वो स्लाइडें दिखाएगा रीडिंग व्यू में। ये तो हो गया आपके नॉर्मल 5 व्यूज, ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में आपको अगर कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि ये जो व्यू है यहाँ पर जितने भी, ठीक है, 5 तो ये हैं और 3 ये आगे वाले हैं, इन सब के ऊपर जैसे माउस लेके जाते हो तो जो डिटेल निकल के आती है, ठीक है, हिंट में, उस डिटेल को आप जरूर नोट कर लेना, पढ़ लेना। अगर फंक्शन भी आपको यूज करके देखना है तो जब तक आपको फंक्शन का मीनिंग या उसका काम समझ में नहीं आएगा तो आप यूज नहीं कर पाओगे उसको अच्छे से। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये व्यू आपके लिए जरूरी है। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन किसी न किसी स्टूडेंट्स का मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पावर पॉइंट में इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है, मोस्टली क्योंकि यहाँ पर डिजाइनिंग का काम है तो वो आपसे फंक्शन डिटेल ही पूछी जा सकती है। स्लाइड सॉर्टर क्या होता है, रीडिंग व्यू और स्लाइड व्यू में डिफरेंस क्या होता है, नोट्स पेज क्या होता है, ठीक है, वो यही क्वेश्चनिंग कर सकता है। अभी तक जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंटली जो पावर पॉइंट से आया है 8 से 10 एग्जाम का मैंने नोट किया है, तो वो यही है, टाइप ऑफ व्यू पावर पॉइंट की, वो एक्सप्लेन करवाने में आपका आता ही आता है। नेक्स्ट चीज आती है स्लाइड मास्टर। अब ये 3 फंक्शन है, तीनों एक अलग कैटेगरी में यूज होते हैं। इनका काम सिर्फ जो भी आपने स्लाइड अभी बनाई है उसको देखने से रिलेटेड है, बट जो ये नेक्स्ट 3 ऑप्शन है ये स्लाइड्स को डिजाइन करने से रिलेटेड है। ठीक है, देखना तो है ही है, लेकिन ये स्लाइड को डिजाइन करने में आपकी हेल्प करते हैं। सबसे पहला इनका डिटेल पढ़ो आराम से, क्या है क्या नहीं। स्लाइड मास्टर पे आए, अब ये क्या कह रहा है, मास्टर स्लाइड कंट्रोल द लुक ऑफ योर एंटायर प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, इफेक्ट्स एंड जस्ट अबाउट एवरीथिंग एल्स। आपकी हर स्लाइड, जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि आप मान लो एक ही कंसेप्ट में काफी सारी स्लाइडें डिजाइन करने जा रहे हो, हर स्लाइड का फॉर्मेट एक जैसा रखना है आपको, फॉन्ट एक जैसे रखने हैं, फॉन्ट का कलर एक जैसा रखना है, स्टाइल एक जैसा रखना है। कहने का मतलब आप जितनी भी स्लाइडें बना रहे हो सभी पे फॉर्मेटिंग आपको एक जैसी अगर कंट्रोल करनी है, रखनी है, तो आप स्लाइड मास्टर का यूज अपना कर सकते हो। ठीक है, स्लाइड मास्टर सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे अभी मान लो इसको तो हम हटा देते हैं एक बार, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अभी हम है नॉर्मल व्यू में, ठीक है, अभी हम क्या चाहते हैं, सिंपल सा एक काम, क्या कि मुझे हर स्लाइड के ऊपर एक यहाँ पर बटन बनाना है नेक्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के लिए मुझे एक यहाँ बटन चाहिए, हर स्लाइड पे सेम फॉर्मेटिंग में चाहिए है। मैं हर स्लाइड के ऊपर वो बार बार नहीं बनाना चाहता, ना उसको मैं कॉपी पेस्ट करके बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, और ये काम अभी तो रेडीमेड है, हमारी स्लाइड बनी हुई है, प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी, तो मे भी थोड़ा सा फंक्शन आपका उस लेवल पे काम ना करे। जब आप फर्स्ट टाइम अपनी स्लाइड बनाओ, ठीक है, तो वहां आपके लिए जरूरी है ये स्टेप फॉलो करना। अभी अगर हमारे पास कोई दूसरी स्लाइड मिल जाए तो उसी पे ही करके देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा वेट करो। एक प्रैक्टिस के लिए स्लाइड रखी थी मैंने,
आ गई। चलो अभी फिलहाल इसी पे थोड़ा सा देखते हैं, बाद में कोई डाउट रहता है तो बाद में दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, जैसे मुझे अभी क्या चाहिए कि हर स्लाइड के ऊपर मुझे यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन बनाना है, ठीक है, सिंपल सा काम ये है। तो हम गए अपना व्यू के अंदर स्लाइड मास्टर पे, फर्स्ट स्लाइड को क्लिक रखना, ठीक है, आपकी जहां से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रही है या जहां से आपको अपना सेम वर्क स्टार्ट करना है उस स्लाइड को अपना क्लिक करके स्लाइड मास्टर पे आना। जैसे आप स्लाइड मास्टर पे आओगे तो यहाँ पर आपके लेआउट आएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन बनाते हो तो उस टाइम पे स्लाइड इंसर्ट करते हो ना, एक लेआउट चूज करते हो, तो आपने जो भी स्लाइडें अपनी बनाई हैं, ठीक है, उन स्लाइडों के लिए यहाँ पर एक लेआउट लिस्ट निकल के आएगी। आपने जो फर्स्ट स्लाइड क्लिक कर सिलेक्ट करके जैसे स्लाइड मास्टर पे क्लिक किया तो उस स्लाइड का जो भी लेआउट था, ठीक है, वो यहाँ पर इस तरीके से एक्टिव मिलेगा आपको ऑलरेडी, ठीक है। अब इस लेआउट के अंदर आपको क्या चीज रखनी है क्या नहीं रखनी वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं अभी क्या चाहता हूं कि भाई मुझे अपनी किसी भी स्लाइड के ऊपर ये फुटर नहीं चाहिए, मैंने इनको सिलेक्ट करके कर दिया डिलीट, ठीक है। दूसरा काम, हम गए अपना इंसर्ट के अंदर, शेप, और यहां से ले लिया हमने एक अपना नेक्स्ट का बटन, उसको ड्रॉ किया। आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हो शेप, इसको जैसा भी आपको ड्रॉ डिजाइन करना है, कोई नॉर्मल शेप लेनी है वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी इसका फॉर्मेट देना चाहो वो अपना बना सकते हो। शेप फॉर्मेट में गए, हमने इसका कलर कर दिया रेड, ठीक है। एक सिंपल सा काम ये किया है। वापस अपना स्लाइड मास्टर में हम है, अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स आपको अपनी तरफ से हर एक स्लाइड पे रखना है तो यहाँ मिलेगा एक ऑप्शन आपको प्लेस होल्डर का, ठीक है। नॉर्मल आप शेप में जा इंसर्ट में जाके यहाँ से कोई शेप या टेक्स्ट बॉक्स मत लेना, ठीक है। हर स्लाइड के ऊपर जो भी चीज आपको कॉमनली रखनी है उसके लिए आपको अपना प्लेस होल्डर वाला ही ऑप्शन यूज करना है। स्लाइड मास्टर में जब जाते हो ना, तो जैसे स्लाइड मास्टर हमने क्लिक किया तो यहाँ अलग से आपका स्लाइड मास्टर मेन्यू है पूरा का पूरा। जब आप कोई शेप पिक्चर सेलेक्ट करते हो तो एक पिक्चर फॉर्मेट आता है, ऐसे ही हमारा क्या है, यहाँ पर एक स्लाइड मास्टर पूरा मेन्यू आया है। तो उस मेन्यू के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट प्लेस होल्डर का। आप अपनी हर स्लाइड के ऊपर क्या रखना चाहते हो, कोई कॉमन पिक्चर रखना चाहो, कोई टेबल चार्ट स्मार्ट आर्ट, ठीक है, कोई इमेज है, कॉमन चीजें जो भी आपको अपनी हर स्लाइड के ऊपर शो ऑफ करवानी है वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो अगर और भी कोई चीज आपको चाहिए तो रख सकते हो। अभी हम मान लो एक टेबल भी लेना चाहते हैं तो एक टेबल ड्रॉ कर दो, और यहां से जैसे आप क्लोज करोगे, अगर किसी स्लाइड में आपको फॉन्ट का स्टाइल सेम रखना है तो जो भी आपका टेक्स्ट है, ठीक है, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करो, वहां उसका फॉन्ट या फॉन्ट का कलर या फॉन्ट के जो भी इफेक्ट्स है, ठीक है, वो यहाँ से आपको अप्लाई करने हैं। एक अगर हम होम में जाके करते हैं तो वो सिर्फ उसी जगह के लिए या उसी स्लाइड के लिए होगा, हर स्लाइड के लिए वो नहीं होगा। तो जो काम आपको अपनी हर स्लाइड के ऊपर कॉमनली दिखाना है इफेक्ट, ठीक है, उसके लिए आपको स्लाइड मास्टर का यूज करना पड़ेगा। और इसको करो जैसे क्लोज, तो जैसे क्लोज करोगे आपको अपना एक बार होम में आना है, यहाँ एक फंक्शन मिलेगा आपका रीसेट का। स्लाइड मास्टर से जो भी आपने डालना था डाल दिया, डालने के बाद यहाँ जैसे आप रीसेट पे क्लिक करोगे तो वही चीजें आपकी यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे आपने वहां टेक्स्ट बॉक्स रखा था तो ये टेक्स्ट बॉक्स सॉरी टेबल के लिए वो आपका हर स्लाइड के ऊपर आपको मिलेगा। और ये तभी यूजफुल है फंक्शन स्लाइड मास्टर का जब आप फर्स्ट टाइम कोई स्लाइड डिजाइन कर रहे हो। अभी क्योंकि ये सारा स्लाइड हमारा ऑलरेडी डिजाइन है
तो वो नहीं आया आपका। तो एक बार ट्राई करना स्लाइड मास्टर का ऑप्शन, ठीक है। जब आप अपनी कोई स्लाइड बनाओगे तो उसमें 8-10 ब्लैंक स्लाइड ले लेना, और उन 8-10 स्लाइडों के ऊपर जो भी आपको कॉमन चीजें चाहिए हैं वो अपना व्यू के अंदर जाके स्लाइड मास्टर के थ्रू चूज करनी है, ठीक है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करवानी वो चीजें। नेक्स्ट है हैंड आउट मास्टर। इसको एक बार दोबारा ओपन कर लें। अब हैंड आउट मास्टर क्या है, अभी जैसे एक फंक्शन अभी लास्ट हमने किया है नोट्स पेज का, और एक सेम पेज ऐसे ही यहाँ आपको और फंक्शन मिलेगा नोट्स पेज। तो ये दोनों सिमिलर हैं आपके, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है खास। हैंड आउट मास्टर क्या करता है, कस्टमाइज योर प्रेजेंटेशन विल लुक एज ए प्रिंटेड हैंड आउट। हम अगर मान लो अपनी स्लाइडों को प्रिंट करना चाहते हैं, अब उसमें नोट्स की बात नहीं है, सिर्फ आपकी स्लाइडों की बात है कि आप अपनी स्लाइडों को प्रिंट करना चाहते हो। अगर कॉमन स्लाइड आप प्रिंट करोगे डायरेक्टली तो आपका आधा जो पेज है वो ब्लैंक आएगा, क्योंकि स्लाइड का साइज जो है वो हाफ पेज है। तो A4 पे अगर प्रिंट निकालोगे तो हाफ पेज पे वो आएगी, हाफ पेज आपका ब्लैंक आएगा। अब आपके पास यहाँ चॉइस है कि आप अपनी मल्टीपल स्लाइड्स को एक पेज पे अरेंज कर सकते हो, या यूं कह सकते हो कि एक पेज पे आप कितनी स्लाइडें प्रिंट लेना चाहते हो। मान लो मैं 4 स्लाइडें एक ही पेज पे प्रिंट करना चाहता हूँ। कई बार आपने जैसे यूज भी किया और शायद जेरोक्स कॉपी हम करवाते हैं भी 10 पेज है, 10 पेज को हम एक ही पेज पे प्रिंट करवा ले शॉर्ट में। तो ये भी वही कंसेप्ट है कि आपके पास जितनी स्लाइडें हैं उनका एक ग्रुप प्रिंट करवाना चाहते हो एक ही पेज पे। अभी हमारे पास 15-16 स्लाइडें हैं, तो मैं 4-4 स्लाइडें एक पेज पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये उसी पर्पज में है फंक्शन और ये आपका प्रिंट की कमांड देते हो तो उस टाइम पे भी आता है, जरूरी नहीं आप यहीं से करो। यहाँ के लिए आपको क्या करना है, पहले तो ओरिएंटेशन चूज करनी है। जैसे वर्ड में आप पेज का और ओरिजेंटल या वर्टिकल लेआउट चूज करते थे, सिमिलर यहाँ पहले आपको अपना लेआउट चूज करना भी, अपनी स्लाइडें आपको ओरिजेंटल प्रिंट करनी है या वर्टिकल प्रिंट करनी है, ठीक है। दूसरा स्लाइड का साइज ये हम इंसर्ट में भी कर चुके हैं फंक्शन। फिर है आपको यहाँ चूज करना है कि पर पेज कितनी स्लाइडें आपको चाहिए। तो 4 स्लाइड्स का भी हम ले रहे हैं, और ये प्रिंट में भी आपका आएगा। अभी ये क्या दिखा रहा है प्रीव्यू में, एक पेज पे आपकी 4 स्लाइड्स है। जितना आप यहाँ चूज करोगे वो आप कभी भी अपना प्रिंट की कमांड जैसे दोगे तो उस टाइम पे भी चेंज करवा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड आप अपनी स्लाइडों का क्या रखना चाहते हो, जब आप फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है, जिस टाइम पे आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो डिजाइनिंग के लिए, तो उस टाइम पे आपका जो स्लाइड का बैकग्राउंड आता है व्हाइट कलर का, वो यहीं से डिसाइडेड होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हो कि भी मैं अपनी प्रेजेंटेशन जब भी ओपन करूं तो वो इस कलर में आए, ठीक है, तो अपना ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, व्यू के अंदर स्लाइड मास्टर, उसमें नोट्स मास्टर में, हैंड आउट मास्टर में, ठीक है। कभी ये चूज करना भी पड़ जाए। अभी जैसे हम पावर पॉइंट शुरू किया था तो उस टाइम पे हमने एक बैकग्राउंड फॉर्मेट किया था हर स्लाइड के लिए। अगर आप कभी ये चाहो कि नहीं एक सिंपल कॉमन कलर आ जाए सभी के लिए तो वो आप क्या करोगे, उसके लिए व्यू में गए, हैंड आउट मास्टर, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अपना बैकग्राउंड स्टाइल अपनी स्लाइडों का। एक तो हम देते हैं डिजाइन यहां से, ठीक है, किया था ना ये भी, और एक यहाँ है फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो इनके अलावा भी अगर आपको एक सिंपल कॉमन डार्क या अपनी चॉइस से जो भी बैकग्राउंड में इफेक्ट चाहिए है उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन और भी बढ़िया मिलता है। हैंड आउट मास्टर के अंदर आओ और बैकग्राउंड स्टाइल जो भी आप अपनी तरफ से देना चाहो। अब देखो यहाँ भी वो फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, तो चॉइस है आपके पास। कोई थीम लगाना चाहो सारे ऑप्शन यहीं पे मिलेंगे। अच्छा, अब रही बात कि इसको प्रिंट में कैसे लेके आएंगे। अगर आप व्यू में जाके हैंड आउट मास्टर के अंदर ये चीजें सेट कर रहे हो और जब प्रिंट में आओगे तो सिर्फ आपको चूज करना, भी मैं कर रहा हूँ कंट्रोल P, ठीक है। तो कंट्रोल P आप करते हो प्रिंट के लिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा फुल पेज स्लाइड है अभी बाय डिफॉल्ट। ये देखो पूरा पेज आ रहा है A4 पे। अभी हम यहाँ करेंगे, ये देखो ये आपका यहाँ ऑप्शन मिल गया वही हैंड आउट मास्टर का। आप एक पेज पे कितनी स्लाइडें प्रिंट में लेना चाहते हो, तो ये 4 का लो,
आपकी 4 स्लाइड प्रिंट में आ जाएंगी। यहीं से डायरेक्टली फिर आप अपना प्रिंट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट है नोट्स मास्टर। तो ये जैसे नोट्स पेज था, ये भी आपका नोट्स मास्टर है। आप अपनी स्लाइडों के नोट्स कैसे, इसकी जरूरत पड़ती नहीं पावर पॉइंट में वैसे तो। क्यों? क्योंकि यही सेम ऑप्शन हमारे पास एक दूसरी कैटेगरी में आता है, नोट्स पेज वाला। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। अगर आपने अभी लेआउट अपना मल्टीपल स्लाइड का लिया है पेज में, तो वहां कुछ इस तरीके से दिखेगी। नेक्स्ट है रूलर, ग्रिड लाइन, गाइडलाइन। गाइडलाइन का काफी ज्यादा यूज है, ग्रिड लाइन का तो फिर भी नहीं है, रूलर का भी नहीं है इतना ज्यादा। वर्ड में जैसे रूलर के बगैर तो काम ही नहीं होता हमारा। ठीक है, ग्रिड लाइन की भी कमी जरूरत पड़ती है, ग्राफ स्केच आ जाएगा। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर ये जो गाइड है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। अब गाइड का जैसे हमने चेक ऑन किया तो इसने क्या किया, एक हल्की सी डिवाइडिंग लाइन डाल दी इंटरसेक्शन से। अब इनका फायदा क्या? गाइड का मतलब क्या होगा, आपके काम में वो हेल्प करेगा। कई बार होता भी हमें शेप्स बिल्कुल अलाइन में रखनी है, तो दोनों शेप के बीच में सेम इक्वल गैप हो, टॉप से इक्वल हो, लेफ्ट राइट से इक्वल हो। आपके पास ऑलरेडी एक इमेज है, दूसरी इमेज उसके साथ में सेट करनी है। अगर ये गाइडलाइन आपकी आप ऑन नहीं भी करते तो भी आपके पास एक हिंट गाइडलाइन आती है। अभी देख, एक हम ब्लैंक स्लाइड ले रहे हैं, इसको हमने कर दिया डिलीट। अभी मैं यहाँ पर एक शेप अरेंज कर रहा हूं ऐसे ही। ठीक है, अब मैं एक शेप और बना रहा हूं। अब इस शेप को मैं जैसे ही मूव करूंगा तो यहाँ पर आपको हल्की सी देखो गाइडलाइन दिखाई देंगी। अब इन दोनों शेप के बीच में जो गैप है बॉटम टू टॉप, उसके बिटवीन एक हल्की सी रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है? आपकी गाइडलाइन है। वो आपको गाइड कर रही है कि ये इमेज लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे है, राइट से ये शेप आपकी कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर में आ गई या बॉटम पे इक्वल होगी। ठीक है, ये सारे क्या है, गाइडलाइन के ही काम है। अगर आप ऑन करते हो तो वो परमानेंट आ जाएगी। व्यू में जाके अगर आप गाइडलाइन यहाँ ऑन करते हो तो वो आपकी पूरी स्लाइड को सेंट्रलाइज करवा देगा, एक सेक्शन बना देगा। ये तब यूजफुल है जब आप इमेजेस अरेंज करते हो। मान लो मुझे 4 इमेजेस सेट करनी थी, तो उनके लिए बिल्कुल इक्वल सेक्शन उसने ऑटोमेटिकली आपको गाइडलाइन में दे दिए बना के, आप उनको अपना अरेंज कर दो। ठीक है, उसमें ज्यादा आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर गाइडलाइन यूज नहीं भी करते तो इंटरनली जब आप किसी शेप या इमेज को अपना एडजस्ट करोगे तो वहां पर आपकी गाइडलाइन आपकी वैसे ही दिखाई देंगी। ये देखो, अब ये शेप जहां भी है वो बिल्कुल स्लाइड के सेंटर से है, तो ये गाइडलाइन तब तक आपको दिखाई देगी जब तक आपका माउस वहां पर एक्टिव है। जैसे माउस आप रिलीज करोगे वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो काफी ज्यादा यूज है इसका डिजाइनिंग पर्पज से, कभी करो तो देख ले। नेक्स्ट है जूम। जैसे वर्ड में जूम था, आप अपनी स्लाइड का जूम कैसे करना चाहते हो, वैसे इसकी जूम की हमें जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हम शॉर्टकट में अपना जूम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल की के साथ आप अपना माउस का स्क्रॉल बटन जैसे करोगे, रोल करोगे, ठीक है, तो वो आपका जूम इन जूम आउट ऑटोमेटिकली वहीं से होगा शॉर्टकट की से। अगर यहां से करते हो तो वो आपसे परसेंटेज में पूछेगा, कुछ रेशियो देगा, कितने परसेंटेज आपको अपना जूम करना है, कितना नहीं करना है। फिट टू विंडो। कलर, अगर आपके पास जो स्लाइड है आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में देखना चाहते हो, अभी जैसे ये हमारी सारी कलर फ्रेम में है, अब हम इसको देखना चाहते हैं ग्रे कलर। या कई बार जैसे होता है कि भी आपका प्रिंटर कलर है लेकिन आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना चाहते हो, एक होता है ग्रे और एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, दोनों में इंक यूज का फर्क होता है। ब्लैक एक्चुअल में डार्क ब्लैक होता है वो, लेकिन जब आप उसको ग्रे में डाल के प्रिंट करोगे तो वो हल्का लाइट कर देगा उसको, इंक थोड़ी सी आपकी सेफ रहेगी। बैक टू कलर, न्यू विंडो एंड डुप्लीकेट, ये सेम वर्ड वाला सेक्शन आ गया यहाँ से यहाँ तक का। न्यू विंडो का काम क्या है,
अब जैसे वर्ड में हमने लिया था कि भाई आप एक ही डिजाइन अगर किसी कस्टमर को बना के दोगे तो वो हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, तो आप उसको कम से कम 4 डिजाइन सेम टेम्पलेट के बना के दो, उनमें से जो भी सुटेबल होगा वो अपना एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप एक ही बना के दोगे आपको फिर से वही एफर्ट दोबारा लगाने पड़ेंगे, सेम टाइम देना पड़ेगा। अब हमने मान लो जो अभी स्लाइडें बनाई है या जो प्रेजेंटेशन बनाई है, इसके मैं मान लो एक और डिजाइन प्रिपेयर करना चाहता हूँ। डिस्कशन सारा वही पॉइंट टू पॉइंट वही रहेगा, लेकिन इसमें चेंज क्या कर सकते हैं, एक तो बना दिया हमने, वो सेव कर दिया, इसी को यूज करके हम दूसरा बनाना चाहते हैं। दूसरे का मतलब मान लो मैं इसमें जैसे हेडिंग है तो इसको थोड़ा सा और स्टाइल में दिखाना चाहता हूँ, मैटर वही है, ठीक है, स्लाइडें वही है, ग्राफिक्स थोड़े से चेंज करने हैं, तो आप उसी में अगर चेंज करोगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। आप क्या करो, उसका डुप्लीकेट बना लो, न्यू विंडो, जैसे न्यू विंडो करोगे तो सेम फाइल की एक और डुप्लीकेट आपके पास बन के आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम सेव एज करते हैं वही काम यहाँ है। तो अब एक को देख के दूसरे में रिप्लेस करना है, अगर हम एक को सेव कर देंगे उसको बार बार ओपन करके देखेंगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट वहां ज्यादा होगा अपना। तो यहाँ सेम टाइम में आप एक ही डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट बना के उनको अपना एक्सेस कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। हाँ, इसमें होगा क्या कि जो आपने इसमें चेंज किया होगा डुप्लीकेट विंडो में, तो वो और उसमें प्राइम वाली में भी होगा, मेन वाली में भी होगा, साथ ही साथ है तो वो उसी का ही पार्ट ना, है तो उसी का ही डुप्लीकेट वो। अगर मान लो मैं अभी इसमें चेंज करूंगा तो आपको साथ ही साथ उसमें भी मिलेगा। ये रेड कलर कर दिया, अभी इसमें देखोगे तो दोनों में रेड ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो सिर्फ देख के चेंज करने के लिए है कि पहले हमारा इस स्लाइड में ऐसा है, मैं इसमें रेड कर दूं, तो वो चेंज के लिए है। स्विच विंडो, अगर डुप्लीकेट विंडो बनाई है, एक से ज्यादा बनाओ, कितनी भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मान लो आपके पास जैसे अभी 3 है, 4 है, आपको किस में काम करना है, आप अपना माउस से भी उस पर क्लिक करके एक्टिव कर सकते हो, या फिर अपना वहीं की वहीं व्यू के अंदर स्विच विंडो में जाओ, वही चारों विंडो आपको वहां भी मिलेगी, ठीक है। जिस पे भी क्लिक करोगे वही आपकी ऑन स्क्रीन एक्टिव हो जाएगी। न्यू विंडो के अंदर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि सेम फाइल की आप डुप्लीकेट बना रहे हो, और जिस डुप्लीकेट के अंदर आप काम करोगे तो वो ओरिजिनल में भी रिप्लेस होगा साथ ही साथ। ये नहीं कि आपका डुप्लीकेट में आप काम करोगे तो ओरिजिनल वाले में नहीं होगा, वो रिप्लेस होगा। उसका पॉइंट, जो न्यू विंडो का जो कंसेप्ट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक डाटा आइडेंटिफाई करके उसमें साथ साथ चेंजेस लेके आना, ठीक है। एक तरीके से आप सेव एज वाला भी पॉइंट यहाँ रख सकते हो एक्सप्लेनेशन में, कि भी हम जैसे एक ही फाइल की डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भी उसमें जो हमने चेंजेस कर दिया वो सेफ रहे और नई विंडो में हम अलग से चेंजेस कर लें, तो वो फिर काम आपका होगा सेव एज से, ठीक है। स्विच विंडो, लास्ट आपका मैक्रो। मैक्रो वर्ड की तरह रिकॉर्डिंग के लिए आप कुछ फॉर्मेट्स जैसे रेडीमेड रखना चाहते हो डिजाइन पर्पज से, कि भी हमें वो बार बार डिजाइन ना करने पड़े, तो मैक्रो का यूज कर सकते हो। कुछ टेक्स्ट आप ऐसे रिकॉर्ड करके रख सकते हो जो आपको बार बार किसी स्लाइड के अंदर आपको चाहिए हो। रिकॉर्डिंग का तरीका, एक ब्लैंक स्लाइड ले लो, अब इस स्लाइड के ऊपर हम जो भी काम करें वो हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड हो जाए, ताकि हम कोई नई जब किसी स्लाइड को बनाए और उसमें वही सेम काम अपने को चाहिए हो तो दोबारा ना बनाना पड़े। तो व्यू में गए, मैक्रो, अभी इस पे क्या प्रॉब्लम आई, नई विंडो के लिए होगा, ठीक, नई फाइल के लिए होगा ये। वर्ड में किस किस ने यूज किया है मैक्रो, किया। मैक्रो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वैसे तो ये वीबीएस स्क्रिप्ट के साथ होता है, एक्सेल में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये। जो भी लैंग्वेज कोर्स के स्टूडेंट है उनके कोर्स में एक वीबीएस स्क्रिप्ट आएगी, लैंग्वेज आएगी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना सीखना, क्योंकि वो अगर आपने अच्छे से सीख ली, समझ ली, तो आपके काफी सारे काम आसान हो जाएंगे एमएस ऑफिस के अंदर करने के लिए, खासकर एक्सेल के अंदर। और जो हम एडवांस एक्सेल की बात करते हैं तो वो
एडवांस एक्सेल तब तक आपका अधूरा है जब तक आप वीबीए नहीं सीखते या आपको वीबीए नहीं आती। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक्सेल का होगा। नेक्स्ट क्लास हम अपनी एक्सेल की स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका पावर पॉइंट में हुआ है एक बार अपना रिवीजन ले लेना। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पावर